हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का वीडियो मेरा देखा होगा। ओके, एंड होप यू ऑल विल गेट दैट कांसेप्ट्स। आप लोगों को वो कांसेप्ट सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, so from today's lecture we are going to start our discussion with evolution। हमारे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस टॉपिक का ये दूसरा पॉइंट है, दैट इज इवोल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज evolution is gradual change. It is a gradual change occurring in living organisms. It is occurring in living organisms. So evolution is gradual change occurring in living organisms over a long duration. Okay, so ग्रेजुअल चेंज का मतलब होता है स्लो चेंजेस, कंटिन्यूअस चेंजेस, चेंजेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजुअल चेंजेस। ओके, सो ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। दोस्तों, इवोल्यूशन ये कोई 1 साल 2 साल या 10 साल का कंसेप्ट नहीं है। ओके, सो इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ 1 or 10 or 100 years. So it takes thousands or lakhs of years to get evolved. Okay, तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं ये हम लोग इतने इजीली नहीं बने। ओके, एंड दिस इवोल्यूशन मतलब ये इवोल्यूशन के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं है ना? मतलब ओनली डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब हमारा अर्थ बना, फिर अर्थ पे सारे जो भी एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे क्रिएट हुए, एनवायरनमेंट शिफ्ट हुए, बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, और फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना शुरू हुए। ओके, सो विल डिस्कस दिस इवोल्यूशन इन फ्लो चार्ट। ओके, सो हम लोग एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि आपका पूरा ये जो कंसेप्ट है वो बहुत शॉर्टली समझ जाएंगे। ओके, सो about 3.5 billion years ago. Okay, so there was means earth is having very high temperature. earth के पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। ओके, हॉट टेम्परेचर था, और फिर धीरे धीरे इससे ये टेम्परेचर कम होने लगा, और इस कंडीशन में ओके, सो इस कंडीशन में देयर वाज नो लाइफ। लाइफ तो नहीं था, राइट? हमारे अर्थ का जो बेस बना हुआ है वहां पे सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे, राइट? जो हमारा अर्थ का बेस है उसमें क्या थे? वो किससे बना हुआ है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बना हुआ है। ओके, और इसके अलावा ये एनवायरनमेंट में क्या क्या था? कार्बन था, हाइड्रोजन था। ओके, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ ये एलिमेंट्स उस टाइम वहां पे प्रेजेंट थे, राइट? तो अब ये जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा, और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होना शुरू कर दिया। ओके, सो दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद दिस कार्बन टू फॉर्म मीथेन. This hydrogen reacts with this nitrogen to form ammonia. This hydrogen reacts with this oxygen to form water. और बच्चों, ये मीथेन, अमोनिया और वाटर ये सबसे पहले फॉर्म हुए। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, पहले तो नहीं थे। ओके, सिर्फ ये गैसेस फॉर्म में एलिमेंट्स थे, इनऑर्गेनिक फॉर्म में अर्थ का बेस बना हुआ है। अब इनमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। अब उस टाइम पे ओजोन लेयर तो कुछ नहीं था। ओके, तो सन से आने वाली जो एनर्जी थी, दैट यूवी रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये रेडिएशन सीधे हमारे अर्थ पे आ रही थी। ओके, एंड यूजिंग दैट एनर्जी
These molecules start to get react in each other. इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट होना शुरू कर दिया. धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा था और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, this water vapors get converted into liquid form. ओके तो ये जो पानी था ये गैसियस फॉर्म में था, ये अब किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फॉर्म में. एंड इट कम्स ऑन अर्थ टू फॉर्म ओशंस. तो इससे क्या बने दोस्तों? पहले ओशंस बने. राइट? और ये ओशंस में उस टाइम पे क्या क्या प्रेजेंट था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये सारी चीजें अब थी उस ओशंस में. राइट? अब अगेन यूवी रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन जमीन पे आ रहे थे. अब धीरे धीरे वो रेडिएशंस की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इनमें रिएक्शंस हो रहे थे. और ये रिएक्शंस की वजह से यहाँ पे और कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनना शुरू हुआ. ओके सो धीरे धीरे क्या बन रहे अभी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन रहे हैं. ओके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ इनऑर्गेनिक है. ओके अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे इसमें पॉलीमर्स बन गए हैं. अभी क्या बन गए? इसके पॉलीमर्स बन गए. राइट? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है. कार्बोहाइड्रेट्स बने, प्रोटीन्स बने, राइट, लिपिड्स बने, ओके, और न्यूक्लिक एसिड्स बने. और क्या बने? न्यूक्लिक एसिड, जैसे हमारे डीएनए, आरएनए. और इसके बाद ये जो कंपाउंड्स है ये अब एक साथ रहने लगे. राइट? ये कंपाउंड क्या हो गए? अब एक साथ रहने लगे. एंड द फर्स्ट प्रिमिटिव सेल इज फॉर्म्ड. इसके बाद क्या बना? अभी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल. मतलब क्या हो गया? ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये धीरे धीरे ग्रुप करके रहने लगे. और ये जो लिपिड्स थे, तो ये लिपिड पानी की वजह से, मतलब पानी में इनके बबल्स फॉर्म हुए. और उस बबल लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब सेल लाइक स्ट्रक्चर में क्या हुआ? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह रहने लगे. राइट? और इसको हम लोगों ने क्या बोला? इट इज फर्स्ट प्रिमिटिव सेल. ये क्या किया? फर्स्ट प्रिमिटिव सेल. और इस प्रिमिटिव सेल ने जो ओशन में, इट इज हेट्रोट्रॉपिक. ये कैसी थी? हेट्रोट्रॉपिक थी. ओके सो ये चीज अच्छे से याद रखो. पहला जो सेल बना है हमारे सिस्टीन में वो कैसा था? हेट्रोट्रॉपिक था. अब ये हेट्रोट्रॉपिक सेल थी. अब इसने क्या किया? ओशन में जो भी कंपाउंड थे उसको एंगल्फ करना, उसको खाके सेल डिवीजन शुरू किया. तो ये सेल के नंबर्स बढ़ने लगे, और नंबर्स बढ़े, और नंबर्स बढ़े. तो हजारों साल इनका डिवीजन चलता रहा. और एक समय ऐसा आया कि ये जो ओशन था, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप. मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट था, लेकिन इन्होंने उसको खत्म कर दिया. अब जैसे ये फूड खत्म हो रहा था, तो अब नेक्स्ट नीड क्या हुई? अब ऑटोट्रॉप बनना पड़ेगा. ओके सो उसके बाद, इसके बाद ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल थी, इसके बाद क्या बने? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक सेल्स बने. राइट? मतलब देखो जैसे हम लोग इवॉल्व हुए एनिमल से, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो एनिमल्स कंप्लीटली खत्म होंगे और हम अचानक से आ गए. ऐसा नहीं होता है. तो पहले हेटेरोट्रॉपिक सेल्स थे. इसमें से कुछ सेल्स ने क्या प्रैक्टिस शुरू की? मतलब केमिकल्स को यूज करके खुद का फूड बनाने का, और फिर उसके बाद लाइट को यूज करके खुद का फूड बनाने का. तो उनको हम लोगों ने बोला ऑटोट्रॉपिक. और कुछ सेल कैसे रह गए? हेटेरोट्रॉपिक रह गए. Now from these autotrophic cells there is development of plants. इससे क्या बन गए?
प्लांट्स एंड फ्रॉम दिस हेटेरोट्रॉपिक सेल क्या बन गए एनिमल्स, क्या बन गए एनिमल्स। ओके तो दोस्तों फिर से एक बार अच्छे से देखो इवोल्यूशन क्या होता है, इट इज ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग नॉर्मली इवोल्यूशन बोलते हैं। तो हमारा इवोल्यूशन कहां से हुआ, अबाउट 3.5 बिलियन इयर्स अगो देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ओके अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे उसमें से ये हाइड्रोजन जो था ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, राइट, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। अब इसने क्या किया, इसने कार्बन के साथ रिएक्शन किया, मीथेन फॉर्म कर दिया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ तो अमोनिया फॉर्म कर दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो वाटर फॉर्म कर दिया। अब और इनमें क्या हुए, थोड़े से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, राइट। अब जब टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो ये जो गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जो पानी था वो जमीन पे आ गया और समुद्र बन गया, राइट। अब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो अर्थ के थे वो आ गए, राइट। अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ओजोन नहीं था, तो उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद उनके पॉलीमर्स बने और ये पॉलीमर एक साथ रहने लगे तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। और वो कैसी थी, हेटेरोट्रॉपिक, राइट, इट इज हेटेरोट्रॉपिक। और ये हेटेरोट्रॉपिक सेल ने क्या किया, जो ओशन में जो फूड मटेरियल था वो खा के इनगल्फ करके सेल डिवीजन शुरू किया, तो धीरे 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 सेल का नंबर इतना बढ़ गया कि अब फूड पार्टिकल कम पड़ गए, ओके एंड दिस इज द नीड फॉर ऑटोट्रॉपी। तो अब जरूरत किसकी थी, ऑटोट्रॉपी की थी, ओके तो उसमें से कुछ सेल्स ऑटोट्रॉपिक बन गए, उसमें से कुछ सेल हेटेरोट्रॉपिक ही रह गए, और फिर ये ऑटोट्रॉपिक सेल किसमें डेवलप हुए होंगे, प्लांट्स में, एंड फ्रॉम दिस हेटेरोट्रॉपिक सेल देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके सो दिस इज इवोल्यूशन, ये क्या है, इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन की वजह से, ओके देयर इज, ये इवोल्यूशन की वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई नंबर ऑफ, वेरी डाइवर्स लिख देते हैं हम लोग, वेरी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स बन गए। और फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनका रेंज देखो दोस्तों, कि जैसे हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, सो इन एनिमल्स हम लोगों को जैसे पैरामीशियम है, बहुत एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ओके सो दिस एनिमल्स फ्रॉम सिंगल सेल्ड पैरामीशियम to a very complex human and giant whale। तो देखो एक सिंगल सेल से लेके एनिमल में, एक सिंगल सेल से लेके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ऑल्सो इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, फ्रॉम सिंगल सेल्ड क्लोरेला, ये क्लोरेला जो है ये सिंगल सेल प्लांट बोलते हैं हम लोग इसको, राइट, फ्रॉम सिंगल सेल क्लोरेला टू कॉम्प्लेक्स बनियान ट्री, राइट। तो दोस्तों हमारे अर्थ पे धीरे धीरे एक सिंगल सेल से लेके वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए, ओके और इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन के लिए जैसे हम लोगों ने ये थ्योरी बोला है, ये साइंटिफिक थ्योरी है, ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस और बहुत सारे थ्योरीज दिए गए, ओके तो उनको हम लोग बोलते हैं थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, theories of evolution। एंड ये सारे theories डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बात करता है कि चलो कभी पहले एक सिंगल सेल बना होगा, पानी में बना होगा, और वो सिंगल सेल डेवलप होते होते बाद में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स और उसमें भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ के हम लोग यहाँ तक
पहुंचे हैं। ओके, सो बेसिकली आपको इवोल्यूशन का और एक डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, सो वो डेफिनेशन हम लोग एक बार देखते हैं, that it is progressive development, it is progressive development of plants and animals, it is progressive developments of plants and animals from ancestors having different structural and functional, okay, having different structural and functional organizations. ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो पहले हम लोगों ने देखा that evolution is gradual change occurring in living organisms over a long duration। फिर हम लोगों ने कैसे ये इवोल्यूशन हुआ होगा ये स्टोरी देखा कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, फिर उनमें रिएक्शंस हुए, मीथेन, अमोनिया और वाटर बन गया, टेम्परेचर कम हुआ तो ये पानी जमीन पे आने के बाद उससे ओशंस बन गए, फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने ड्यू टू यूवी रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब उनके पॉलीमर्स बन गए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म कंपाउंड्स थे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि मोनोसैकेराइड्स बने थे, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, और फिर इनसे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स बन गए। अब उससे फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बना जो हेटेरोट्रॉपिक था, और फिर ये हेटेरोट्रॉपिक सेल ने पूरे ओशन में जो फूड था वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे वो खत्म होने को आया उसमें से कुछ सेल्स बन गए ऑटोट्रॉपिक, उससे डेवलप हुए होंगे प्लांट्स, कुछ सेल वैसे के वैसे हेटेरोट्रॉपिक रहे उससे डेवलप हुए होंगे एनिमल्स। ओके, अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ओके, जैसे एनिमल में एक पैरामेशियम सिंगल सेल से लेके तो ह्यूमन बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ओके, प्लांट में भी जैसे सिंगल सेल क्लोरेला से लेके कॉम्प्लेक्स बनियान ट्रीज होते हैं। ओके, और इसमें से डिपेंडिंग जो डेफिनेशन है दैट इज सॉरी progressive development of plants and animals, progressive development of plants and animals from ancestors having different structural and functional organization, so this is called as evolution। तो ये एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन। ओके दोस्तों, तो ये जो थेरीज ऑफ इवोल्यूशन है बहुत अलग अलग थेरीज है। ओके, अब ये थेरीज ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस है, तो हम लोगों को अभी आगे डिस्कस करना है एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। ओके, okay, so let's start with evidences for evolution। ओके, सो इसमें दोस्तों पहला जो एविडेंस है जो इवोल्यूशन की हमारे थ्योरीज को सपोर्ट करता है दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन से एविडेंसेस है वो? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, then next evidence for evolution is anatomical evidences। Third one is vestigial organs। थर्ड जो है उसमें हम लोग देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट। फोर्थ हम लोग देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग लिंक्स, राइट। एंड लास्ट इज एम्ब्रियोनिक
evidences या एम्ब्रियोलॉजिकल evidences। तो दोस्तों ये सारे evidences है जो हमारे theory of evolution को सपोर्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपके साथ एक एक एविडेंस के लिए जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसमें आप देखते रहो। ओके, तो अभी आपको आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रही होंगी, ओके, जिसमें कुछ एनिमल्स है और प्लांट्स है, राइट। सो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, अगर हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मोर और लेस दे लुक लाइक सिमिलर। ओके, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी तो नहीं है। ओके, तो हम लोगों को वो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं। जैसे एनिमल्स को देख लो, 3 एनिमल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ओके, तो ये तीनों में अगर आप लोग देखोगे दैट इज पोजीशन ऑफ आईज, सबकी सिमिलर दिख रही है। नॉस्ट्रिल्स सबके ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। ईयर पिन्नास सबके सिमिलर है। बॉडी हेयर्स आपको सिमिलर दिख रहे होंगे। Yes, there are differences, उनमें dissimilarity है, but the positions and the appearance is similar. Okay, तो what it concludes, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये organisms, ये animals different है, but still there must be a common ancestor. इनका कभी तो भी एक common ancestor हुआ होगा, इसीलिए तो इनमें ये सारी similarities है। जैसे position of eyes, ईयर पिन्नास, बॉडी हेयर्स, नॉस्ट्रिल्स, इसमें तो सिमिलरिटी दिख रही है। तो ये क्या दर्शाता है हम लोगों को कि ये एनिमल्स कभी पहले किसी एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हो गए। अब ये देखा हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में, अब आपको कुछ प्लांट्स के भी पिक्चर्स दिख रहे होंगे, उसमें अच्छे से देखो, आपको लीव्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। ओके, सो बहुत अच्छे से एक बार अगेन ऑब्जर्व करो दैट देयर आर आल्सो सिमिलरिटी, that appearance of leaves, shape of leaves, venations, fruits, flowers और उनकी जो लाइफ सिस्टम है, ओके, उनकी जो फिजियोलॉजी है, ये भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। ओके, सो व्हाट इट इंडिकेट्स दैट morphologies of number of animals and plants are similar. Okay, exactly identical नहीं होते, but they are similar and it indicates that there must be a common ancestor. इसका मतलब वो कभी किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से शायद डेवलप हुए होंगे। So this is about morphological evidences. ये किसके बारे में बात किया हम लोगों ने, morphological evidences। एक बार आप बोर्ड पे भी देख लो दोस्तों, in animals position of eyes, right, ear pinna, okay, body hairs, these are different characteristics, okay, shows similarity in different animals. Okay, so these are morphological evidences that they are showing that these animals must have some common ancestor. In case of plants, अगर हम लोग plant की बात करते हैं, okay, so leaves, shape of leaves, venation, मतलब उनमें जो वेन्स होते हैं, ओके, तो वेनेशन, राइट, फ्लावर्स, fruits. So these characteristics are similar, shows similarity. Okay, so these are the morphological evidences. So it concludes, so it shows there must be a common ancestors. तो ये क्या दर्शाता है कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन एंसेस्टर जरूर हुए होंगे। ओके, so this is about first evidence, that is morphological
एविडेंस। अभी हम लोग नेक्स्ट एविडेंस के बारे में बात करेंगे, ओके, दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस। Again, I am going to share with you a diagram. तो चलो, अभी आपके स्क्रीन पे आपको कुछ बोन्स के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हमारे बोन्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। अब देखो, उसमें आपको एक ह्यूमन हैंड का डायग्राम दिख रहा होगा, एक आपको कैट्स फोर लेग दिख रहा होगा, एक पेटाजियम ऑफ बैट है और एक फ्लिपर ऑफ वेल है, ओके। तो अगर आप लोग अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते हो तो ये बोन्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी, देखो साइज और शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है, लेकिन नंबर्स जो है वो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, और अपीयरेंस ये सारे आपको सिमिलर दिख रहे हैं, ओके। अब चलो हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन हैंड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉर वर्क, हम लोग वर्क के लिए यूज करते हैं, राइट। कैट्स फोर लेग इज फॉर वॉकिंग, हम लोग चलने के लिए यूज करते हैं। पेटाजियम ऑफ बैट इज फॉर फ्लाइंग, हम लोग फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं, ओके। एंड फ्लिपर ऑफ वेल इज फॉर स्विमिंग। तो चलो अच्छे से एक बार फिर से देखते हैं, ह्यूमन हैंड इज फॉर वर्किंग, कैट्स फोर लेग इज फॉर वॉकिंग, पेटाजियम ऑफ बैट इज फॉर flying, and flipper of whale is for swimming. So all are having different functions. तो दोस्तों ये सबके फंक्शन कैसे अलग अलग है, but still structures are similar, more or less they are similar. वो कैसे है? Similar है, and what it indicates that they must have a common ancestor. कभी ना कभी इनका कॉमन एंसेस्टर हुआ ही होगा। सो दिस इज अबाउट एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अभी एक बार बोर्ड पे भी देख लो। इन दिस, इन एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ह्यूमन हैंड is used for working, right? Cat's foreleg for walking. उसके बाद पेटाजियम ऑफ बैट is for flying, and flippers of whales is for swimming. ये किसके लिए यूज होता है? स्विमिंग के लिए, ओके। सो these all are having different functions. They all are functionally and morphologically मतलब एक्सटर्नली जब हम लोग देखेंगे तो हमारा हाथ, कैट का फोर लेग, बैट का पेटाजियम और व्हेल का फ्लिपर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, लेकिन अगर उसके अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो वो कैसा है? सिमिलर है। सो दे ऑल आर फंक्शनली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, बट anatomically they are similar. वो कैसे है? Similar है, and what it indicates? It indicates they must have a common ancestor. इनका ancestor कभी एक कॉमन ही हुआ होगा, ओके। सो दिस इज अबाउट सेकंड एविडेंसेस। तो पहला एविडेंस हम लोगों ने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ओके। इसमें एनिमल्स में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ आईज, ईयर, पिन्ना, बॉडी हेयर्स वगैरह ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों को सिमिलर दिखते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स, लीव, शेप ऑफ लीव्स, वेनेशन, ओके, ये सारी चीजें हम लोगों को सिमिलर दिखते हैं। सो ये क्या हुआ? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हुए कि अलग-अलग
स्पीसीज है, अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, बट दे स्टिल दे आर हैविंग सिमिलैरिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने एनाटॉमिकल एविडेंसेस, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो बोन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोगों ने कंपैरिजन किया। तो हम लोगों ने एक ह्यूमन हैंड देखा, राइट, तो वो वर्किंग के लिए यूज होता है, कैट्स फोर लेग यूज फॉर वॉकिंग, पेटेजियम ऑफ बैट यूज फॉर फ्लाइंग, while flippers of whale is used for swimming, all are functionally different। अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, मतलब ऐसे आप लोग पेटेजियम ऑफ बैट देख लो या फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, हमारा हाथ और कैट का फोर लेग, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स अंदर से सिमिलर होंगे, ओके, बट स्टिल दे आर सिमिलर। सो दिस इज अबाउट एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अब देखो दोस्तों, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? सो दीज आर degenerated or underdeveloped useless organs। ओके, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इवोल्यूशन में जैसे एनवायरनमेंट अलग अलग थे, फूड हैबिट अलग अलग था, ओके, रहने का जो स्टाइल था, राइट, लाइफ स्टाइल अलग अलग था, तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन एनिमल्स ने अपने हिसाब से खुद में कुछ एडेप्टेशंस किए थे, और उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए वो सारे ऑर्गन्स बहुत काम के थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग चेंज होते गए, एनवायरनमेंट चेंज होते गया, फूड हैबिट चेंज हुआ, और इसमें से कुछ ऑर्गन्स हमारे काम के नहीं रहे, ओके, और अब ये ऑर्गन्स अचानक से तो नहीं जाने वाले, तो ये ऑर्गन डीजनरेट होने की, ओके, अंडर डेवलप होने की जो प्रोसेस होती है ना, ये जो प्रोसेस होती है, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। देखो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ओके, आपको दिख रहा होगा, उसमें मैंने आपको एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसके नीचे अपेंडिक्स है। अब अपेंडिक्स का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ऐसे भी सुना होगा कि जिनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, और फिर ऑपरेट करके हम लोग उसको निकाल देते हैं। तो क्या ये अपेंडिक्स एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? तो कभी हम लोग ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम लोग जो अनकुक्ड फूड कंज्यूम करते थे, है ना, हम लोग कुक नहीं करते थे, ऐसे फूड कंज्यूम करते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो माइक्रोबियल फ्लोरा हम लोगों को चाहिए था, वो फ्लोरा यहाँ पे रहता था। अब हम लोगों ने कुक फूड खाना शुरू कर दिया, तो ये ऑर्गन अभी हमारे काम का नहीं है, ओके, लेकिन ये 100% तो डिजेनरेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे जा रहा है, ओके, ये धीरे धीरे स्लोली जा रहा है, राइट। तो ये जो ऑर्गन है, ये जो अपेंडिक्स है, ये धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब वो कुछ लोगों में दिखता है, कुछ लोगों में नहीं दिखता, ओके। सो दिस इज वन पॉपुलर एंड फेमस वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या है? एक पॉपुलर एंड फेमस वेस्टिजियल ऑर्गन है, ओके। उसके अलावा एक ईयर मसल्स है, ओके, एक ईयर मसल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब ये ईयर मसल्स का क्या है? तो जब हम लोग फॉरेस्ट में थे, है ना, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, ये जो ईयर पिन्नास है, इनको हिलाने की जरूरत रहती थी, क्योंकि आप लोग बाकी एनिमल्स का ऑब्जर्व करो, उनके कान हमेशा हिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो जायजा लेते हैं कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, अलर्ट रहने के लिए, ओके। सो नाउ हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, सो हमारे ईयर मसल्स अगेन क्या हो गए? वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए। अब और उसको, उसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा विजडम टीथ। तो विजडम टीथ जो है वो भी अभी हमारे काम की नहीं, पहले जो हमारा ये जो माउथ था, है ना, ये जो था ये बहुत लंबा था, ओके, तो उस टाइम हमारा नंबर ऑफ टीथ ज्यादा थे, राइट। अब वो तो फ्लैटन होते जा रहा है, तो वो जगह कम हो रही है, ओके। तो विजडम टीथ इज आल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ज्यादा फेमस, ओके, मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज टेलबोन कॉर्टेक्स।
अब पहले जब पेड़ पे जो रहते थे तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को टेल की जरूरत थी। अब तो उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो टेल तो चली गई, राइट। लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला जो बोन है वो बोन आज भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं टेल बोन और कॉकेक्स, मराठी मध्ये आपण त्याला म्हणतो माकड हाड। ओके, सो दोस्तों दिस इज अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं, ओके, आप बोर्ड पे एक बार देखो। These organs are functional and useful under certain conditions। ये कुछ conditions में ये useful थे, under certain conditions during evolution, but now with the time as environmental conditions, lifestyle, food habit changes, so these organs are now not unuseful or useless। ये क्या हो गया अभी, useless now became useless। okay, and these organs are called as vestigial organs। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्रीन पे भी शेयर किए थे। वो क्या क्या एग्जाम्पल थे दोस्तों? एक सबसे पॉपुलर दैट इज अपेंडिक्स, इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ईयर मसल्स वेस्टिजियल ऑर्गन, विजडम टीथ, ओके। एंड इसके अलावा हम लोगों ने और क्या शेयर किया था? टेलबोन, है ना, दैट इज कॉकेक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने इवोल्यूशन की थ्योरी, इवोल्यूशन के डेफिनेशन एंड हम लोगों ने स्टार्ट किया एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस देखे, एनाटॉमिकल एविडेंसेस डिस्कस किए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स डिस्कस किए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है वो डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपके बहुत अच्छे रिप्लाई, कुछ लोग डाउट भी पूछ रहे, वो मुझे आ रहे हैं। ओके, और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर रहे हो, तो ऐसे आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करते रहो और ये चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि ये जो लाइक और कमेंट्स होते हैं ये हम लोगों को एनर्जी देते हैं दोस्तों। ओके, तो हम लोग और ज्यादा एनर्जी से और ज्यादा इंप्रूवमेंट से आपके साथ लेक्चर्स लेके आए, इसलिए ये करना जरूरी है। ओके, so please like it and subscribe it। thank you।